Hey guys, welcome back to yet another episode of आज की ताज़ा खबरें बाय द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 19 मई, दिन है गुरुवार का। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आई क्वांटा यूपीएससी प्रिपरेशन। चलिए चलते हैं आज के कोट की तरफ। टू फ्यू पीपल अंडरस्टैंड अ रियली गुड सैंडविच। ओके, सैटारिकल रिगार्डिंग द कांग्रेस पार्टीज चिकन सैंडविच कंट्रोवर्सी रिटन बाय जेम्स बियर्ड। चलिए चलते हैं आज के पहले एडिटोरियल की तरफ। कुछ खास एडिटोरियल्स आज आए नहीं है, इट्स जस्ट अ न्यूज इन ट्रांजिशन, बट लेट्स गो फॉर इट। WHO's go WHO's gone wrong, written by शैलजा चंद्रा, जो एक्स एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो एक्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी भी थी। ये कहती है कि जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है अंडर रिपोर्टिंग की कोविड डेथ की जो इंडिया में हुई है, ऐसा WHO कहती है, जो कहती है कि 47 लाख एक्सेस डेथ हुई है जितनी बताई है उससे। तो ये जो है एकदम ही बेसलेस चीज लगती है, क्योंकि पहली चीज तो ये कि WHO ने कोई भी बात नहीं की स्टेट से, कोई भी बात नहीं की रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से, कोई भी चीज नहीं देखी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी डेथ बर्थ है वो आती है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और रॉबस्ट है, इसमें इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट वगैरह पता चलता है। अब देखो मैं थोड़ा बता दूं बैकड्रॉप सिविल और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, इसकी जो रिपोर्ट होती है ना, 1 साल के अंदर आपको देनी होती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, फिर वो इसे टेबल करते हैं। अब 1 साल का क्यों टाइम दिया जाता है? देखो ज्यादा अच्छा है कि और भी कोई अगर बर्थ डेथ रिपोर्ट कराना चाहता हो उस साल की, तो 1 साल के अंदर मैक्सिमम करवा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसके अंदर भी मोर्टेलिटी रेट्स, इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स पता चलते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 60s से ये जो है चल रहा है। इसके अंदर डेटा होता है फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी का, ठीक है। ऑलमोस्ट 8 मिलियन हाउस होल्ड जो है इनका विजिट किया जाता है, मतलब 80 लाख घरों का विजिट किया जाता है हमेशा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम देखने के लिए। और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो आपको जाकर बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ इनका बर्थ हुआ है, इनकी डेथ हुई है। जैसे आपको पता होगा, आपके घर में आता होगा बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तो वो कैसे आता है, वो यहाँ पर रजिस्टर करवा के आता है। चलिए चलते हैं वापस से आर्टिकल की तरफ। ये कहते हैं WHO गॉन रॉन्ग। तो क्या हुआ, WHO ने बताया कि इतनी एक्सेस डेथ हुई थी इंडिया में 47 लाख, और इन डेथ्स का कोई बेस नहीं है, क्योंकि उन्होंने बात ही नहीं की किसी से भी। उन्होंने किस हिसाब से डेथ निकाले, ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ आया हो, रेलवेज में किसकी डेथ हुई है और किसी मिनिस्टर की डेथ हुई है, जो भी डेथ उछलती है ना मीडिया में, उनके हिसाब से उन्होंने मल्टीप्लाई किया है और कंप्यूट किया है कि कितनी डेथ हुई होगी इंडिया में। भाई अब इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने लोग हैं, ऑलमोस्ट हम सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन बनने वाले हैं कुछ सालों में। आप दो चार इक्के दुक्के लोगों को देखकर उससे पूरे देश की डेथ्स कंप्यूट करोगे, तो दिस इज एब्सोल्युटली बेसलेस। हमारा और WHO इसके बारे में क्या कहता है कि हमारे कोई रॉबस्ट सिस्टम, कोई सिस्टम ही नहीं है बर्थ एंड डेथ रजिस्टर करने का। अरे भाई, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी तो देखिए आप, ठीक है। अगर इसको देखा जाता, अभी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की 2020 की रिपोर्ट आई, ठीक है, 3 मई को। उसमें बताया गया कि कुछ 4.7 के आसपास एक्सेस डेथ हुई है, 4.7 लाख के आसपास एक्सेस डेथ हुई है। तो ये टोटल एक्सेस डेथ है, और 47 लाख जो है ये इससे मतलब कहीं मेल ही नहीं खाता है, ठीक है। हाँ, माना कि कुछ कमियां हैं इसमें कि 1 साल का टाइम नहीं, उसे जल्दी टेबल हो जाना चाहिए। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जो 1-2 साल का टाइम लग जाता है उसे थोड़ा कम करना चाहिए। कुछ जो स्टेट्स होते हैं वो अपनी रिपोर्ट्स ही नहीं भेजते हैं, जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली की जो रिपोर्ट्स है वो मिसिंग है। तो ये चीजें डेफिनेटली ठीक की जानी चाहिए, लेकिन कंसिडरिंग दैट वी डू नॉट हैव एनी सिस्टम फॉर काउंटिंग एंड कंप्यूटिंग अवर डेथ्स एंड बर्थ्स, दिस इज बेसलेस, ओके। एंड इस हिसाब से सिर्फ अपने मॉडल के हिसाब से डेथ और बर्थ, मतलब कितनी एक्सेस कोविड डेथ हुई है कंप्यूट करना, दिस इज प्रोपोस्ट्रस। मतलब बिल्कुल इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, ऐसी वाली बात हो गई।
दे शुड हैव टॉक विद द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो लीगली मैंडेटेड है, जिस पर कि वो ये सारी डेथ्स जो हैं, बर्थ जो हैं, वो बताए। और उसके बाद अगर ऐसा होता कि ये डेथ आती तब तो बात भी थी, लेकिन अपने मन से ही बना लेना अपने हिसाब से, तो ये एक प्रकार से डब्ल्यूएचओ की गलती है। डब्ल्यूएचओ इज गॉन रॉन्ग। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। कॉस्टली अफेयर। Recent data confirms that inflation has become entrenched in the economy. RBI will have to act firmly and swiftly. ट्यूसडे को देखो भाई, अब जो है एक और डेटा रिलीज किया गवर्नमेंट ने, जिन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन जो है 15.08% पर जा चुका है अप्रैल में, जो मार्च में 14.55% था। मतलब बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। 4 क्वार्टर ऐसे हो चुके हैं जिसके अंदर जो हमारी लिमिट होती है 4 ± 2 की, इससे ज्यादा इन्फ्लेशन आया है। तो अब इन चीजों को कैसे टैकल किया जाए? अब इन्फ्लेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि एक चीज में, भले बेस इफेक्ट भी बढ़ाया गया, स्टिल इतना इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन किस किस चीज में है? देखो, रिटेल इन्फ्लेशन तो है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम मेजर करते हैं, ये 8 ईयर हाई पर चला गया 7.8% पर अप्रैल में। और जो होलसेल इन्फ्लेशन है, दो चीजें होती है, रिटेल एंड होलसेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से देखते हैं। होलसेल इन्फ्लेशन में तीन चीजें है, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चरिंग। ये भी जो है तीनों में डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने को मिला है अप्रैल में। होलसेल इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुका है। ठीक है, अब हायर प्राइसेस किस चीज में थे सबसे ज्यादा? देखो, फूड में तो वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क और स्पाइसेस, इन सब की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इंक्रीज जो हुआ है ये फूड इन्फ्लेशन में, इसकी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है इन्फ्लेशन में, मतलब रिटेल लेवल में भी हुआ। डब्ल्यूपीआई में रिटेल लेवल लेवल में भी बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया है। और फूड आइटम जो है फर्स्ट हाफ ऑफ मई में, उनमें सीरियल प्राइस भी इंक्रीज हो गया क्योंकि व्हीट ग्रेन का प्राइस इंक्रीज हुआ। पटेटो, टमेटो प्राइसेस इंक्रीज हुए। 70 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं, जो 10 रुपए 12 रुपए किलो मिला करते थे। ठीक है, उसके बाद जो है एडिबल ऑयल्स, उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ। इंडोनेशिया ने तेल देना भेजना बंद कर दिया है। उन्होंने कार्टेलाइजेशन कर दिया है, एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। तो और जैसे जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के एक मेंबर है मिसेस गोयल, वो कहती हैं कि जो पास्ट की हिस्ट्री है, ऑयल प्राइस इन्फ्लेशन और जो फूड इन्फ्लेशन जिसमें भी साथ में हुआ है, उसने बहुत ही एक सेकेंड राउंड इफेक्ट दिखाया है। मतलब पहले तो इन चीज में इन्फ्लेशन हुआ, अब इनसे जो दूसरी चीजें बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके अंदर भी इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो खुद प्राइस हाइक नहीं रखते, वो पास ऑन कर देते कस्टमर को। जो ब्रेड 30 रुपए की मिल रही थी, अब ब्रेड हो सकता है 35 या 40 रुपए का मिले एक ब्रेड का पैकेट, समझ रहे हो? तो दिस इज सेकेंड राउंड इफेक्ट। नॉन फूड साइड पे देखा जाए अगर, तो मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन जो है 10.8% पे था अप्रैल में, और मार्च में जो था 10.7% पे था। यहाँ पर भी इंक्रीमेंट देखा गया। अब कॉस्ट प्रेशर जो है मैन्युफैक्चरिंग में, ये बढ़ता जा रहा है और ये कंज्यूमर को पास हुआ जाता जा रहा है। तो जो रिटेल लेवल है उस पर भी एक अपवर्ड थ्रस्ट देखने को मिल रहा है, वहां पर भी एक प्रकार का प्रेशर देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। अब मई के फर्स्ट वीक में क्या हुआ था? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, आपको याद होगा कि 4 से 4.4% रेपो रेट कर दिया था। प्री पैंडेमिक लेवल पे लाने के लिए 75 बेसिस पॉइंट अभी और बढ़ाने की जरूरत है। और एक मेंबर जो है कमेटी के, वो तो बोलते हैं ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट अभी बढ़ाने की जरूरत है टू कर्ब दिस इन्फ्लेशन। तो बहुत फर्मली और स्विफ्टली एक्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम 3 से 4 महीने लेटर टू एक्ट अपॉन दिस। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका एक प्रकार से ये फेलियर देखा जाएगा, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की जरूरत है, ताकि एक्सेस लिक्विडिटी जो है उसको कर्ब किया जाए और उसकी वजह से थोड़ा डिमांड जो है वो कम हो, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। ऑल्दो ये डिमांड सप्लाई के कर्व की वजह से नहीं है, इस बारे में हमने पहले एक आर्टिकल में चर्चा करी थी। आई होप आपको वो याद होगा। डू राइट अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट इज रोड टू काठमांडू। जो पीएम मोदी की जो अभी विजिट थी ना नेपाल में, जब बुद्ध पूर्णिमा थी, जब वो नेपाल गए थे, काफी सारे ट्रिब्यूट दिए बुद्ध जन्मभूमि पर, लुम्बिनी में गए। वहां पर उन्होंने कहा कि एक सर्किट बनाएंगे हम सारे बुद्धिस्ट जितने भी पिलग्रिमेज है इंडिया में और नेपाल में, ताकि कल्चरल एक प्रकार से
दोनों देश मिले। इसके अलावा उन्होंने इस बात को रिटरेट किया कि बुद्ध जो है उनकी जन्म नेपाल लुम्बिनी में ही हुई थी। तो अब देखो ये सारी चीजें क्यों की जा रही है। जैसे हम जानते हैं पिछले 3-4 साल से जब केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत ही ज्यादा स्टेलवर्थ हो गए थे रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड काठमांडू। अब जो वापस से शेर बहादुर देवबा जी आए हैं, वो भी इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करना चाह रहे हैं और इंडिया भी नेपाल के साथ रिलेशन बेटर करना चाह रहे हैं। आप जैसे देखेंगे कि लुम्बिनी में अब हम जो है एक इंडियन मॉनेस्ट्री बनाना चाह रहे हैं। इसके पहले चाइना ने वहां पर जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया है, लुम्बिनी एयरपोर्ट, बुद्ध एयरपोर्ट। उसके अलावा जो है एक चाइनीज मॉनेस्ट्री बना दी है। तो चाइना ऑलरेडी काफी कदम आगे है, लेकिन इंडिया के पास अभी भी एडवांटेज है कल्चरल टाइज का, जिसको वो हार्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ और चीजों की बात की गई है, जैसे कि एक बाबा साहेब अम्बेडकर चेयर बनाई जाएगी लुम्बिनी यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा जो है आईआईटी मद्रास और काठमांडू यूनिवर्सिटी का जॉइंट डिग्री प्रोग्राम का कोलैबोरेशन किया जाएगा। उसके अलावा एक जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसके बारे में, जो एक वेस्ट सेती हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो अभी स्टेलवर्थ में है, स्टक है, जिसको पहले ऑस्ट्रेलिया बना रहा था, अभी छोड़ दिया है। उसको ठीक करने की, उसको जो है चाइना के थ्री गॉर्जेस कॉरपोरेशन को पहले दिया गया। अब जो है इंडिया को वो दिया जा रहा है ऑफर, क्योंकि इंडिया ने भी बहुत ही बेहतरीन जो सतलज जल विद्युत निगम के साथ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप किया इन द हिमाचल प्रदेश। वो काफी नोटवर्दी है, तो इंडिया को ही दिया जा रहा है। इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी एकदम बढ़िया से जल्दी से ग्रैब कर लेनी चाहिए, ताकि और रिलेशंस बेटर हो पाए बिटवीन इंडिया एंड काठमांडू। नेक्स्ट इज अ मैटर ऑफ टेस्ट। एक जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिस प्रकार से हार्दिक पटेल जो है उन्होंने भी अभी कांग्रेस छोड़ दिया है, कंसिडरिंग किस प्रकार से बिस्किट सैंडविचेस की पॉलिटिक्स चल रही है। मतलब आपको बैकड्रॉप पता ही होगा ये सब बोलकर कि जब हमें लीडर्स चाहिए होते हैं वो फॉरेन ट्रिप पर होते हैं, कभी बिस्किट खा रहे होते हैं, कभी सैंडविचेस, चिकन सैंडविचेस ला रहे होते हैं उनके लिए दूसरे नेता। तो मुझे ऐसी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं करनी है, मुझे एक्चुअल पॉलिटिक्स करनी है। ये उस बारे में है, जैसे हमने आज का पहला कोट भी पढ़ा था कि बहुत कम लोग होते हैं जो एक अच्छे सैंडविच का टेस्ट और उसकी वैल्यू समझ पाते हैं। उसी बारे में अभी एक चिकन सैंडविच कंट्रोवर्सी जो चल रही है कांग्रेस मेंबर्स की, उस बारे में कि जो हाई कमांड का माइंडसेट है वो असम क्या हुआ था, असम के जो चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने अपने कुत्तों को जो बिस्किट खिलाए कुछ समय बाद वही ऑफर कर दिए थे लीडर्स को, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार से काफी बेइज्जती देखी गई थी कि ये क्या तरीका है करने का। इसके बाद ये सैंडविच कंट्रोवर्सी आ गई। मतलब कहने का है कि इमेज प्रॉब्लम जो है ऑलरेडी कांग्रेस की वो बढ़ती जा रही है, अगर यही सारी चीजें चलती रही कि कभी सैंडविच कंट्रोवर्सी, कभी बिस्किट कंट्रोवर्सी। अभी जो चिंतन शिविर हुआ था उदयपुर में, उसका भी कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। उसका मेन एजेंडा क्या था कि लीडरशिप क्वेश्चन पर मार्क दिया जाए, आंसर दिया जाए, लेकिन उसका आंसर अभी भी नहीं निकल कर आया है। तो एक्चुअली जो है ना, बिस्किट कंट्रोवर्सी नहीं, लीडरशिप कंट्रोवर्सी, मतलब खुद चिकन सैंडविच बन चुका है कांग्रेस एक प्रकार से। चलिए चलते हैं, अनदर टाइम अनदर क्राइसिस। In 2006, like now, India faced a wheat crisis. The lessons from that time are yet to be implemented. तो 2006 में भी टी नंद कुमार जो हैं वो बताते हैं कि 2006 में भी ऐसा वीट क्राइसिस आया था। यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2005 का जो था वो काफी हीट थी, जो ग्रेन्स थी वो कम हो पाई थी। जो नंद कुमार जी हैं उनका तो वैसे कूलिंग ऑफ पीरियड चल रहा था, लेकिन उन्हें जो है सेक्रेटरी ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया गया इन रांची। तो उन्हें क्या क्या मेजर्स लिए थे। तो 2006-07 में जो प्रोक्योरमेंट था वो 9.23 मिलियन मेट्रिक टन था एफसीआई का, ठीक है। 2005 में इससे कम था, थोड़ा सा ज्यादा था। 2004 में कम था। तो ऐसे कम ज्यादा ऑलरेडी चल ही रहा था। जैसे कि 20 मिलियन मेट्रिक टन से 15 हो गया था 2003-04 में, फिर 16 हुआ था 2004-05 में, और फिर 14 हो गया वापस से 5-6 में। तो ये जो ट्रेंड था इसको नोटिस नहीं किया किसी ने कि कैसे ये हमेशा ऊपर नहीं जा पा रहे, ऊपर नीचे जा रहे हैं। हुआ क्या था वहां पर, लोग कह रहे थे कि भाई अभी वीट नहीं है, एफसीआई जो है होर्डिंग करा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि एफसीआई
चूहों के लिए ये खरीद रहा है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि एफसीआई को जो है अपना स्टॉक निकाल देना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी एफसीआई में स्टॉक कम हो रहा था, इस बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है जो अभी भी नहीं एस्टिमेट किया गया कि ग्रेन फॉर्मेशन, ग्रेन साइज, वेट में क्या चेंजेस आएंगे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, उसको नहीं देखा गया। बस बड़े बड़े अतिशयोक्ति वाक्य बोल दिए मोदी जी ने भी बाहर जाकर कि हम जो है फूड ग्रेनरी बनेंगे दुनिया के लिए, बस यूएस हमें जो है अलाउ कर दे, मतलब जो हमारे एक्सपोर्ट पर इतना एम्बार्गो लगता था, एम्बार्गो नहीं एक प्रकार से टैक्सेस लगते थे, उन्हें कम कर दिया जाए। यूएस ने बोला ठीक है लाओ वीट लाओ। अब जो है हम बोल रहे हैं नहीं यार हमारे पास तो वीट नहीं है, वीट हमारा जो है थोड़ा कम हो गया है, तो अगले साल आपको वीट देंगे। तो इस प्रकार से जो है इंडिया की क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड स्टेज पर काफी कम हो जाती है। अगर हमें पता था पहले से ही अप्रैल में, मार्च अप्रैल के आसपास ही वीट इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने की वजह से जो ग्रेन से उनमें स्टार्च जो है डिपॉजिट नहीं हो पाता है, तब हमें ये सारी बातें करने की क्या जरूरत थी। क्लियरली ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है उसकी तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है इंडिया को। ठीक है, इस साल क्रॉप साइज जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने एस्टिमेट किया था 75 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ओल्ड स्टॉक जो है उनको डिस्पोज कर दो, इधर उधर कर दो, मतलब बेच दो, लोगों को दे दो। लेकिन वापस से मई में जो एस्टिमेट आया उन्होंने कह दिया कि इतना तो नहीं हो पाएगा, अब डैमेज हो चुका है, इधर उधर बेच दिए गए हैं, जो पहले के स्टॉक्स थे उन्हें गायब कर दिया गया है। गायब मतलब उनका कहीं ना कहीं उन्हें या तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर कहीं दे दिया गया, बेच दिया गया। अब जो आ रहा है क्रॉप साइज वो 68 मिलियन मेट्रिक टन आ रहा है। अब क्या किया जाए, जो वीट बैलेंस शीट है, देखो दो तीन चीजें ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक तो वीट बैलेंस शीट, उस समय क्या होता था कि पता ही नहीं होता था, इतनी सैटेलाइट डेटा नहीं थी, जिस 2003-4 की बात कर रहे हैं कि कितना ग्रेन्स बन रहा है नहीं हो रहा है देखना है। अभी जो है हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से और जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अलावा फसल सॉफ्ट जो नेशनल क्रॉप फॉरकास्टिंग सिस्टम है इसको रिसेट करने की जरूरत है, ध्यान रखने की कि ऐसा नहीं हो कि बस कंप्यूटराइज जितने सीड्स डालें उसके हिसाब से कितनी खेती हो जाएगी, इतना वो कंप्यूटराइज करके बता दे। देखना होता है कि क्लाइमेट के अंदर भी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से फसल में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो काफी अच्छा एक रॉबस्ट डेटा निकल कर आ सकता है, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना, इतना किसानों को भी नहीं हुआ है जितना ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हुआ है। अपने दर्द को जो छुपाने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जो सामने दिख रहा है कि इतनी ज्यादा चोट लगी होगी तो दर्द तो हुआ ही है, भले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता नहीं रहा है। तो रिलायबल प्राइस डेटा जो है वो हमेशा एक मिसिंग लिंक रहा है पॉलिसी प्लानिंग में, कि पता ही नहीं होगा कि कितना एक्चुअली सरप्लस या कम है प्राइस का वीट का। हमें बस कितना पता होता है एपीएमसी मंडी में कितना है, अरे भाई प्राइवेट प्लेयर्स के पास कितना है वो भी तो देखिए, तभी तो सप्लाई डिमांड का मिसमैच जो होगा वो कम हो पाएगा। तो जो फ्यूचर मार्केट्स हैं उन्हें जो अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो वाइब्रेंट फ्यूचर मार्केट है वो प्लान बेटर कर सकता है, ऐसा टी नंद कुमार जी का कहना है। वो कहते हैं कि फ्यूचर मार्केट्स को ब्लेम करना प्राइस राइज के लिए एक प्रकार का जुमला बस है। जो फ्यूचर मार्केट्स है उनको अलाउ करना चाहिए अपने हिसाब से फंक्शन करना, रादर देन दिस नी जक इंटरवेंशन कि एकदम से कुछ कमियां ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये आज से रूल होगा, अब आपको यही मानना है। तो ऐसे में लोगों का जो विश्वास होता है वो एक प्रकार से कम हो जाता है, वो स्केप्टिकल हो जाते हैं कि हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए। इससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उसके अलावा उन्होंने कुछ चीजें बताई है क्या बेहतर किया जा सकता है ताकि ऐसा क्राइसिस वापस ना आए। एक तो रॉबस्ट सिस्टम बनाने की जरूरत है, ड्रोन, सैटेलाइट, ग्राउंड डेटा ये सारी मिलाकर वेदर कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर कितना है, ताकि इमीडिएटली फोकस किया जाए की क्रॉप्स पर, ग्रोइंग रीजन्स पर कि क्या इनको अभी जरूरत है। इसके अलावा कंट्री में इतनी एक्सपर्टीज है आजकल, एल्गोरिदम्स बनाने की जरूरत है कि वेदर का क्या इम्पैक्ट रहा है क्रॉप पे, पेस्ट का क्या इम्पैक्ट रहा है क्रॉप पे, और उस हिसाब से ही हम अपने क्रॉप की फोरकास्टिंग करें। अगर जहां पर अभी क्रॉप कम हुई तो एमएसपी ज्यादा कर देना चाहिए।
तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखने की जरूरत है, ताकि ऐसा क्राइसिस अब वापस तीसरी बार ना हो जाए। तो दैट इज अबाउट टुडे गाइस। अगर आपको आज के आर्टिकल्स पसंद आए हो तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल इसी समय पर। धन्यवाद।